लगातार ये बातें की जा रही हैं कि एनर्जी लॉकडाउन आ सकता है। क्या है एनर्जी लॉकडाउन, किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी को यानी मिडिल क्लास के लोगों को प्रभावित करेगा और इसका बाजार के ऊपर यानी स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस वीडियो में हम इन सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आज जो बाजार में कुछ हुआ उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन की बातें करी जा रही हैं, कई लोगों के अंदर थोड़ा डर भी है कि ये नया एनर्जी लॉकडाउन क्या है। तो एनर्जी लॉकडाउन का अर्थ अगर आप इस तरह से समझें कि जाहिर सी बात है, जब एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है इस समय, जबकि एक संकट चल रहा है, लड़ाई हो रही है और वो चीज फ्यूल जो है आपको नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजों में कमी की जा रही है। किसी भी कारण से सरकारी नियम भी आ सकते हैं। अगर आप फिलीपींस की बात करें, वहां पर लगभग एनर्जी लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया से खबरें हैं कि वहां पर भी एनर्जी लॉकडाउन जल्द से जल्द लग सकता है। भारत में मोदी जी ने कल राज्यसभा में जब बोला और उसके बाद से कयासबाजी शुरू हो गई कि भारत में क्या एनर्जी लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, या पार्शियल रहेगी, क्या स्थिति रहेगी। वो कहीं ना कहीं इस तरह से आप समझें कि सरकार इसको घोषित नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आम तौर पर लोगों को जब डिमांड रहेगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी, जैसे इस समय एलपीजी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चली जा रही है। आज बहुत सारी लाइनें देखने को मिली हैं जो आपके पेट्रोल टंकी हैं वहां पर देखने को मिली हैं, लेकिन ये यही नहीं रुकेगा, बहुत सारी चीजों के और ऊपर असर आएगा। इस वीडियो में जैसे मैंने कहा कि मैं दोनों पक्ष की तुलना करने की कोशिश करूंगा। बाद का पार्ट यानी लेटर पार्ट में इस वीडियो में हम लोग शेयर बाजार के बारे में समझेंगे, इसका असर को, और अभी अभी आपके ऊपर क्या असर होगा उसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको दो तीन चीजों से समझना पड़ेगा। पहला, महंगाई में कितनी वृद्धि होगी, क्योंकि महंगाई की जो वृद्धि है वो डायरेक्टली कनेक्ट करेगी शेयर बाजार से। दूसरा, आपकी जॉब के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, यानी कितने ले ऑफ्स होंगे, क्योंकि लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा असर ले ऑफ के रूप में भी देखने को मिलता है। बहुत बड़ा असर जो है बिजनेस को संकुचित करता है, यानी बिजनेसेस जो है वो बंद होते हैं या कम हो जाते हैं, उसके ऊपर अभी तक क्या असर दिख रहा है। तो निश्चित रूप से अगर आप बात करें, जो अभी तक एलपीजी की प्रॉब्लम रही है उसके नाते बंबई में या बड़े शहरों में, मुंबई महाराष्ट्र के से जुड़े हुए दिल्ली में भी और बेंगलोर जैसे बहुत सारी जगहों पर माना यह जा रहा है करीब 20 से 25% जो होटल इंडस्ट्री है वो अपना कम हो गई है, यानी उसका कम काम है, किसी ने अपना मेन्यू कम कर दिया है, कुछ चीजों की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, यानी करीब 20% का डेंट जो है आपको होटल इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब अगर आप आइए होटल इंडस्ट्री मतलब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रेवलिंग के ऊपर अभी बहुत बड़ा असर नहीं दिखा है, लेकिन होटल इंडस्ट्री के ऊपर भी तकरीबन 10% का नंबर अब आने लगा है, इनके टोटल बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। अब अगर ये बिजनेस इंपैक्ट आएगा किसी के ऊपर भी, तो जाहिर सी बात है जो आपका जॉब है वो भी कम होने लग जाएगा। अब जैसे खबरें आई और कि मोरबी में, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपका जो टाइल्स है जो आप घरों में लगाते हैं उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और वो लगभग एक तरफ से वो बंद हुई हैं। कारण क्या है, क्योंकि नेचुरल गैस की डिमांड होती है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर उनको रखना पड़ता है। दिल्ली के बगल में खुर्जा है, वहां पर भी खबरें हैं कि वहां भी चीजें कुछ बंद हुई हैं। मोरबी की खबरें काफी ज्यादा पुख्ता हैं। तो अब इसका फर्क क्या पड़ रहा है, जब इंडस्ट्री बंद होती है तो जाहिर सी बात है जो लेबर काम कर रहा है वो वापस से घरों पे जाना लगेगा, वापस बैक टू पवेलियन जाएगा, क्योंकि उस शहर में रह करके नई जॉब या नई नौकरी उसके हाथ में नहीं है। तो जो गीग वर्किंग है, जो डेली वेजेस वर्किंग है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर सबसे पहले देखने को मिलेगा और उसकी जो नौकरियां हैं उसके ऊपर असर आएगा। लेकिन ये उस तरह का लॉकडाउन नहीं है जिस तरह से कोविड के समय हुआ, और बहुत सारे लोग के अंदर वो भय है कि उस तरह का लॉकडाउन नहीं, उस तरह का ये लॉकडाउन नहीं होगा। दो तीन चीजें की जा सकती हैं या दुनिया भर में की जा रही हैं, जैसे कि 4 वीक का आपका 4 डे वर्किंग किया जा सकता है। संभावनाएं उसकी चल रही हैं कि बहुत सारी कंपनियां 4 डे वर्किंग में जा सकती हैं। जैसे फिलीपींस में सरकारी ऑफिस को खोला गया है और बाकियों को कहा गया है कि आप जो है प्राइवेट हैं अगर, तो आप घरों से काम करवाइए। भारत में अभी तक ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है इस तरह की कुछ बातें सामने आए तो कुछ वर्किंग जो है आपकी घर से यानी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ताकि जो है ट्रेवलिंग की जो एनर्जी खर्च है वो बढ़ जाए, घट जाए। जिस तरह से हाईवेज हैं वहां पर खबरें ये हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर का जो मैक्स स्पीड है उसको कम किया जाने की बात है। अगर वो होता है तो उससे जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो वो भी एक कई सारे जुगाड़ टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं कि लगाया जा सकता है, लेकिन इन सभी से एनर्जी को बचाने की कोशिश होगी। लेकिन जो जॉब है, जैसे जो गीग वर्किंग मैंने कहा, अब बहुत सारे लोग जो अभी आपने डायरेक्टली अगर आप एलपीजी से जोड़ोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो थे जो खाना
बना के बेच रहे थे उनमें कमी देखने को मिल रही है। लेकिन ये चीज़ वहीं नहीं रुकती है। अब जैसे हॉस्पिटलिटी की मैंने बात करी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मैंने मोरबी वाला एग्जांपल दिया, 10 से 20% का असर अभी तक देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी चीज को और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएं तो अलग अलग सेगमेंट जहां पर भी एनर्जी की जो भी डिमांड है, अब हो ये नहीं रहा है कि सिर्फ एनर्जी की प्रॉब्लम, कच्चे माल की भी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री का कच्चा माल है जो ट्रेवलिंग के थ्रू आता है, पोर्ट्स के थ्रू आता है, और जब पोर्ट पे एनर्जी की प्रॉब्लम है या कार्गो की प्रॉब्लम है तो जो कच्चा माल है वो हो सकता है वो कच्चा माल रबर हो, लेकिन अगर कंपनी को वो सही टाइम पे नहीं मिल पाया तो प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर कंपनी को सही टाइम पे मिल भी गया लेकिन पावर नहीं मिली तो वो रबर से टायर जो है नहीं बना सकते। तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया। इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के कच्चा माल जो है वो महंगे हैं। थोड़ा सा काला बाजारी का भी असर देखने को मिल रहा है। भले ही माल चाइना से आता हो लेकिन उसमें भी आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर महंगाई यानी उनके दामों में वृद्धि भी देखी है। तो एक तो दामों में वृद्धि हो रही है और पीछे से माल के जो सप्लाई है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। तो बहुत सारी कंपनियां जो डायरेक्टली नहीं इसमें क्रूड से जुड़ी हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या असर होगा? उनके ऊपर असर इसलिए है क्योंकि कच्चा माल नहीं मिल रहा है या जो भी माल मिल रहा है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं ट्रांसपोर्टेशन के नाते। अब अगर पेट्रोल डीजल में अगर आप बात करिए, भारत में अभी तक स्थिति यह है कि घरेलू पेट्रोल डीजल जिसे आप सफर करते हैं वो के दाम नहीं बढ़े हैं, थोड़े से बढ़े हैं प्रीमियम वाले, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट में यानी जो उद्योगों में यूज किया जा रहा है उसके दाम बढ़ाए गए हैं। वहां पर 25% तक का इजाफा किया गया था। अब वो यानी जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है या जो कमर्शियल यूज में खर्च हो रहा है तो उसके दाम को भी तो कंपनियां या लोग जो भी उसमें काम कर रहे हैं वो पास ऑन करेंगे। जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या जब भी ट्रेवलिंग कास्ट बढ़ती है तो वो हर चीज के ऊपर आपके ऊपर असर डालती है। तो इसका एक बड़ा फर्क आएगा कि कुछ कंपनियां कम हो जाएंगी, कुछ कंपनियों के 50% वर्क लोड पे काम करेंगी, कुछ कंपनियां जो वर्क फ्रॉम होम दे सकती हैं वो देने की कोशिश करेंगी, लेकिन बहुत सारा गीग वर्किंग और लोअर मिडिल क्लास वाली वर्किंग या मिडिल क्लास जिसमें ज्यादातर काम करता है उनमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से जॉब को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जो सैलरी हाइक्स है वो शायद अब जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो सैलरी हाइक्स की तो बात ही भूल जाइए। जो सैलरी है वही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन महंगाई का क्या होगा? जैसे मैंने अभी कई सारी बातें बताई, तो जब भी इस तरह का डिस्टरबेंस पैदा होगा दुनिया भर में, इस तरह के डिस्टरबेंस में एक चीज बहुत साफ होती है, वो क्या होती है? महंगाई का बढ़ना। महंगाई जो है वो बढ़ेगी। जो नंबर्स आप देखेंगे सरकार की तरफ से, जो नंबर जारी होंगे यानी महंगाई वाले आंकड़े, वो उस नंबर को नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे जो आपके ऊपर असर डालेगा। महंगाई के ऊपर वृद्धि कई कारणों से, जब भी डिमांड साइड में प्रॉब्लम नहीं हो, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम हो तो महंगाई हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड बनी हुई है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही है, तो जिसके पास जो भी प्रोडक्ट है उसकी वो कीमत को बढ़ा देता है। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप बाजारों में हैं या अगर आप सामान्य जीवन में किन्हीं भी चीजों को खरीद फरोख्त करते हैं तो वहां पर दामों में फर्क आपको दिख रहा होगा। यद्यपि खाने पीने की चीजों पर उतनी फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट जिनको भी सेव करके रखा जा सका उनके दाम बढ़ेंगे। चाहे वो कच्चा माल पीछे से महंगा आ रहा है इस नाते दाम बढ़ेंगे, और चाहे कालाबाजारी के नाते, और कई सारे कारणों से सप्लाई के डिस्टरबेंस से आप दाम बढ़ते देखेंगे। जो दाम बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? जब दाम बढ़ेंगे तो कंपनियों का मार्जिन जो है वो सिकुड़ जाएगा। कंपनियों का मार्जिन सिकुड़ेगा तो पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर असर आएगा। वर्ष 2024-25 में जो बीओपी है हमारा करंट अकाउंट का, वो माइनस में जाता हुआ लग रहा है। पिछले साल भी माइनस में था, तो ये अपने आप में वैसे भी एक बुरी स्थिति है कि इस पे और ज़्यादा दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है यानी जो खर्च है वो बहुत ज़्यादा हमारा जो है तेल को मंगाने में होता है। तो अगर ये लड़ाई प्रोलॉन्ग होती है तो सभी के ऊपर असर आएगा। लॉकडाउन उस शब्द है जिसमें से थोड़ा डर लोगों को पैदा हो जाता है, मगर उस शब्द पे ना जाएं, वो उस ढंग से प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन आपकी आम जिंदगी प्रभावित होने वाली है या हो रही होगी और आगे भी होगी, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाजार के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आपकी आम जिंदगी के ऊपर शायद ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब बाजार को अगर देखें कि बाजार के ऊपर कितना फर्क पड़ जाएगा, क्या फर्क आ जाएगा, तो देखिए पहली चीज जो मैंने कहा, महंगाई बढ़ जाएगी, जॉब लॉसेज हो
सकते हैं, महंगाई में थोड़ी वृद्धि होगी, कितनी होगी, सरकार उसको कंट्रोल कितना कर पाएगी, या लड़ाई कितना प्रोलॉन्ग होगी, इन सभी चीज़ों के ऊपर असर आएगा। प्लस अगर आपकी जॉब जाएगी तो आपकी जो स्पेंड करने की क्षमता है वो कम होती है। जब एक्सपेंड करने की क्षमता आपकी कम हो गई प्लस महंगाई बढ़ गई, तो जो भी माल बेचना है, एक कंपनी के रूप में जरा समझिए कि आप एक सामान बनाते हैं और उसको 150 रुपए में बेचते हैं, महंगाई बढ़ गई, आपने उसको 180 रुपए कर दिया दाम प्रोडक्ट का। लेकिन 180 रुपए दाम करने के बाद जब लोगों के पास पैसे की कमी है, क्योंकि पैसा वो कहीं और भी खर्च करेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है, तो उनको उन जगहों पर भी खर्च करना है और उनके पास सैलरी भी कम आ रही है। ऐसे में 180 के दाम पर हो सकता है मेरे प्रोडक्ट की उतनी डिमांड ही क्रिएट ना हो पाए, तो मुझे वैसे ही नुकसान होने लगेगा, तो मार्जिन यानी कम होने लग जाएगी, या मैं दाम ज्यादा ना बढ़ा पाऊं, इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। तो कुल मिला जुला करके ये इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस और सोशोलॉजिकल डिस्टर्बेंस तो पैदा करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने की उम्मीद भी आप ना करके चलें। अब बाजार के ऊपर और क्या इस प्रकार से असर होगा? पहला चीज जो मैंने कहा मार्जिन का सुकड़ाव, तो वो होगा, लेकिन मार्केट इसको काफी हद तक फैक्टर इन कर चुका है। तो यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि ये सब कुछ तो होगा, लेकिन इन सबको क्या बाजार ने पहले ही स्वीकार कर लिया है? जब बाजारों ने 22,400 की रेंज देखी, तो क्या बाजारों ने इन सारी चीजों को कहीं हद तक स्वीकार कर लिया है, अंदर में समाहित कर लिया है? और पिछले 2 दिनों में, जबकि बाजारों में, पिछले 3 दिनों में रादर, बाजारों में एक ठीक ठाक से रिकवरी हुई है। सोमवार मंगलवार तो अच्छी रिकवरी रही और आज भी आपने रिकवरी देखी है। तो विगत 3 दिनों में आपने रिकवरी देखी है, नीचे से बाजारों में उछाल हुआ है, करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे से मार्केट जो है अब ऊपर जा चुका है। तो अगर ये सारी दुनिया में गतिविधि हो रही है, तो इसके बाद बाजार फिर ऊपर क्यों जा रहे हैं? बाजार को हमेशा इस तरह से समझें कि मार्केट जो होती है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, बाजार कभी भी बैकवर्ड लुकिंग नहीं है। आम पब्लिक, आम लोग, आम जानकारी रखने वाले समाज जो है वो हमेशा आज की स्थिति को समझती है। उसको तब समझ में आएगा एलपीजी प्रॉब्लम आ गई जब उसके घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी की कमी होने लगेगी। उसको तब समझ में आएगा कि महंगाई बढ़ गई जब उसके लिए कोई भी सामान खरीदने जाएगा और 10 रुपए उसके भाव बढ़ चुके होंगे। जब तक वो भाव नहीं बढ़ेंगे वो नहीं मानेगा कि महंगाई बढ़ने वाली है। लेकिन मार्केट हमेशा फोरकास्टिंग पे चलती है, बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है और बाजार ये चीज पहले ही फैक्टर इन करती है। ये जो बाजारों में आपने 26,400 से 22,400 की जर्नी करी है, और वो भी बहुत ही कम समय में, करीब 20-25 दिन कह लीजिए या करीब 1 महीना कह लीजिए, उसमें ये जो बड़ी जर्नी आपने करी है, एक बड़ा वाटरफॉल का फॉर्मेशन दे करके आपने जो बाजारों में गिरावट देखी है, ये आखिर हो क्यों रही थी? क्या ये लड़ाई इस लेवल पे चल रही थी? क्या क्रूड के भाव 140 पहुंच चुके थे? नहीं, लेकिन मार्केट में 10% का करेक्शन हो गया, बहुत सारी दुनिया की बाजारों में उससे ज्यादा करेक्शन हो गया। और अगर आप इंडिया की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, तो बहुत सारे पोर्टफोलियो पिछले 6 महीने में नहीं चले हैं। तो मार्केट ऑलरेडी करेक्टेड है, और इस जो ये खबरें आई लड़ाई को लेकर के, और लड़ाई की खबरें, ऐसा नहीं है कि लड़ाई की खबरें उसी दिन मालूम चली जिस दिन लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई हो सकती है या ये लड़ाई हो जाएगी, इसकी संभावना तो पिछले 4-5 महीने से लगातार थी। लगातार पूरा सोशल मीडिया गर्म था कि लड़ाई होगी, लड़ाई हुई, और उसके बाद तो बाजारों ने इसको धीरे धीरे करके फैक्टर इन ऑलरेडी 3-4 महीने से कर रहे थे। और विगत जो 1 महीना गया है जिसमें बाजारों में भयंकर गिरावट हुई है, मार्केट में उसमें ऑलरेडी इन सारी बिंदुओं को काफी हद तक फैक्टर इन कर लिया है। चूंकि फैक्टर इन कर लिया है, इसीलिए अब इन सारी जो प्रॉब्लम्स जो अब आप सुन रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आप देख रहे हैं, जो नेताओं के मुंह से बातें आप समझ पा रहे हैं, उनसे बाजारों का कोई सीधा प्रभाव नहीं दिख रहा है। लेकिन जब बाजार घट रहे थे तब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही थी और बहुत लोगों को लग रहा था चीजें तो बहुत नॉर्मल हैं, फिर बाजार क्यों टूट रहे हैं? बाजार पहले से ही इनको समझ के गिर रहे थे। अब बाजार 10 से 20 दिन आगे देख रहे हैं। क्या बाजारों को यह लगता है कि 20 दिन बाद क्रैश और बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता है कि जब आपके पास जो है थोड़ी तनख्वाह कम हो जाएगी या थोड़ा आपको ट्रेवलिंग करने में दिक्कत हो जाएगी तो क्या बाजार उससे टूट जाएगा आपकी सोच से? शायद नहीं। तो अगर ये लड़ाई अब और प्रोलॉन्ग ना हो या फिर यहां से अगले 4-5 दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी चीजें बेहतर होने लग जाएं लड़ाई को लेकर के, तो शायद मार्केट इसको बहुत बुरा हद तक नहीं लेगा। शायद मार्केट के लिए जो सपोर्ट्स हैं वो कहीं हद तक बने हैं। मैं इस वीडियो में एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं करूंगा, बट वो मैं कल या परसों किसी वीडियो में आपको चार्ट के साथ डिटेल समझाऊंगा। बट अल्टीमेटली जो मार्केट के बड़े करेक्शन का दौर था, इस पूरी लड़ाई के नाते, इस पूरे आने वाले एनर्जी संकट के नाते, जो कि अब आपके सामने आ चुका है, वो कहीं हद तक बाजारों ने स्वीकार कर लिया है। अब यहां से
अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन की बात की है ट्रंप ने, जिसमें से एक दिन तो गुजर ही चुका है, अब 4 दिन रह गए। 4 दिन में क्या बातचीत शुरू हो जाएगी मालूम नहीं है, क्या उसके बाद लड़ाई किस रुख पे जाएगी मालूम नहीं है। अभी शाम को भी जो ईरान ने बात कही, उन्होंने साफ मना किया कि वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, वो बातचीत नहीं करना चाहते। और उन्होंने जो 5 मांगे रखी हैं दुनिया के सामने, वो बहुत कठिन है, जिसमें से आप उन्होंने कहा है कि हमको जो है, लगभग उन्होंने ये मान लिया है कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उस पर उनका अधिकार दे दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि जितने भी मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, उसको हटा दीजिए। तीसरा उन्होंने कंपनसेशन मांगा है इस वॉर को लेकर के। तो इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें, और उन्होंने कहा कि हमको जो है मिसाइल परियोजनाएं अपनी चालू करे रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की जो बड़ी मांगे हैं, और हमेशा ये सिक्योरिटी मांगी है कि कभी भी उनके ऊपर फिर हमला नहीं होगा। तो ये 5 बड़ी मांगे जो उन्होंने मांगी हैं, ये शायद सारा अमेरिका पूरा नहीं कर पाएगा, और इसलिए उन्होंने मांगा भी है, और इसीलिए उनको कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में अब उनके पास एज है, खर्चे का एज है, और उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जबकि अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वहां से जाना भी चाहता है। और ये द्वंद्व बना रहेगा। अगर अमेरिका चला भी जाएगा तो भी ये नहीं होगा कि ये लड़ाई एकदम से समाप्त हो जाएगी। ईरान इजराइल के बीच में छुट छुट बातें होती रहेंगी, और मिडिल ईस्ट में जो स्टेट ऑफ होर्मुज है, वहां पर क्या वहां पे वो पैसा लेता रहेगा, क्या वो टोल टैक्स की तरह वसूली करता रहेगा, क्या कुछ होगा। तो हमेशा अब ये नॉर्मल नहीं होने वाली। तो एनर्जी संकट बनी रहेगी। बाजार इसको भी काफी हद तक स्वीकार कर लिया है कि 2 महीने या 6 महीने की बात नहीं है, एनर्जी संकट बनी रहेगी। हाँ, ये संभव है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर आप हो सकता है लोग पैसे दे करके, यानी ईरान को पैसे दे करके भुगतान करके निकलें, या फिर ईरान मान जाए, या फिर कुछ देशों का ही को मान जाए। ये भी हो सकता है कि आप रूस से घुमा के तेल लेने लगें, या अमेरिका से जो तेल है वो आने लगे, थोड़ा टाइमिंग ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ अल्टरनेट रूट्स आप क्रिएट कर लें, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो 2-3 महीने का समय जरूर लगेगा, जिसका एनर्जी संकट में आप प्रॉब्लम झेल सकते हैं, अपने घरों में, अपनी जॉब में, अपनी सैलरीज में, महंगाई के रूप में। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है कि बाजार इन चीजों को काफी हद तक एब्जॉर्ब कर चुका है, और मार्केट इसको बहुत ज्यादा नहीं लेगा। याद करिए कोविड में हुआ क्या था। जब भारत में लोग थाली बजा रहे थे, जब प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आए थे, अहमदाबाद में बहुत बड़ा समारोह हुआ था, उस समय दुनिया भर की बाजारें घट रही थी। लेकिन हम भी घट रहे थे, लेकिन दुनिया भर की बाजारें घट रही थी और हमारी बाजार घट रही थी। लेकिन उस समय कहीं भी बहुत ज्यादा लोगों में, आम जीवन में कोई पैनिक नहीं था कोविड को लेके। लेकिन बाजारों ने मार्च महीने में ही बड़े क्रैश क्रिएट करे, और उसके बाद वहां से रिकवरी भी शुरू हो गई, और अप्रैल के बाद बाजारों में रिकवरी शुरू हो चुकी थी। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोविड जैसी संरचना है, एकाएक बहुत क्रैश हो गया और एकाएक यहां से वी शेप रिकवरी हो जाएगी, वो कहना कठिन है। वी शेप रिकवरी हर समय नहीं होती है, उसके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मैटर भी है कि कोविड क्यों आया, और अब जब से एस्प्रिन फाइल आई है तब से तो बहुत सारी बातें बिल गेट्स को लेकर चल रही हैं, और कोई भी ऐसा फॉल आज तक जीवन में किसी ने नहीं देखा था पिछले 150 साल की हिस्ट्री में कि 1 महीने ही क्रैश हुआ और उसके बाद बाजार घूम गई। लेकिन बाजार फिर भी घूमे थे, और बाजारों ने मार्च महीने में ही गिरावट करके बेस बना लिया। हो सकता है, संभावनाएं हैं कि बाजार अगर इस बुरी बात को फैक्टर इन कर चुका है और लड़ाई एक लेवल के ऊपर ना जाए, थोड़ा बहुत ही सही यातायात शुरू हो जाए, निर्बाध रूप से यातायात ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत टैक्स लगा करके, थोड़ा बहुत चीजें हो करके भी। लेकिन अगर एक जो अब ये कहें कि 100% ना सही, लेकिन 70%, 75% भी अगर चीजें नॉर्मल हो जाएं मिडिल ईस्ट में, तो फिर बाजारों में कोई बड़े क्रैश की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, भले ही आपके यहाँ एनर्जी संकट बना रहे। तो ये बात आपको जरूर समझनी है कि बाजार कहीं अधिक पहले समझता है, और यही चीज तब भी हुआ था कोविड में, और उसके बाद फिर बाजारों ने घूम गए। और जब दुनिया परेशान थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइंस में लगे थे, लोग मर रहे थे, लोगों में पैनिक था, डर था, बाजार तो ऊपर जा रहे थे। लोग उस तेजी पर लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। ये वक्त था कोविड का, 4-5 साल पहले वक्त आपने देखा था, और कोविड 1.5 साल चला, लेकिन मार्केट उसमें बहुत सारे हाईज लगा चुका था। तो यहाँ पे संभावनाएं उस तरह की बनेंगी कि नहीं, वो कहना कठिन है। लेकिन अगर इस पैनिक के नाते, यानी इस लॉकडाउन की उम्मीद, डर के नाते अगर आपको लगता है कि बाजारों में बहुत बड़े क्रैश हो सकते हैं, तो शायद वो हो चुका है। अब नए फर्दर लेवल ब्रेक होने पड़ेंगे, या फिर ये लड़ाई एक अलग रुख पे चली जाए, इसमें और सारे देश सम्मिलित हो जाएं, या फिर वहां पर कुछ न्यूक जैसी चीजें हो जाएं, या फिर अमेरिका कुछ बहुत ही बड़ा कर जाए, तो उसका कहना अलग है। जो कि अनप्रेसिडेंटियल हो, जो कि अभी किसी को पता नहीं है, और उसके हिसाब की चीजें अगर आएंगी बाजार, तो फिर उस पर बाजार नया सेपरेट रिएक्शन देगा। लेकिन जितने बड़े रिएक्शंस होने थे वो हो चुके।
तो इस लॉकडाउन की जो खबरें आई हैं एनर्जी संकट को लेकर के, जैसे मैंने कहा, रिपीट करूंगा कि आपकी जॉब के ऊपर असर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी सैलरी के ऊपर असर होगा, बिल्कुल हो सकता है। आपकी महंगाई के ऊपर असर होगा, 100% होगा। तो आपकी जिंदगी को थोड़ा और कठिनाई भरा आने वाला वक्त दिखाएगा। संभव है कि ऐसा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाजार शायद इन चीजों के हिसाब से आपकी सोच में परिवर्तन चाहेगा। बाजार शायद उतना बुरा अब यहां से काम नहीं करेगा। और पिछले 2-3 दिनों का अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें, जहां पर बाजारों में तेजी रही है, 1:3, 1:4 के एडवांस डिक्लाइंस पर बाजार काम कर रही है। नीचे से बहुत सारे स्टॉक्स में एक रिवर्सल फॉर्मेशंस बन रहा है, डेटा अब धीरे धीरे करके रिवर्स कर रहा है। तो बड़े प्लेयर्स शायद इन चीजों पर अब ऑब्जर्व कर चुके हैं और मार्केट कहीं ना कहीं उस जोन में है कि जहां से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटीज अब ज्यादा बनती दिखाई पड़ रही हैं। अक्रॉस द बोर्ड कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो वहां पे आपने पिछले 4-6 दिनों में तेजी देखी है। मैंने आपके सामने एक बात रखी थी 3-4 दिन पहले वीडियो में कि ईवी जैसे स्टॉक्स में जो ईवी से जुड़े हैं वहां तेजी दिखती है। अब जैसे एथर एनर्जी जैसी कंपनियों ने नए फ्रेश ब्रेकआउट भी किए हैं। एसी से जुड़ी कंपनियों ने, चूंकि अगर आप घर पे काम करोगे तो मजबूर हो, एसी तो रहेगा और एसी का खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन कंपनियों में जो एसी लगी है कम से कम वो बिजली बचेगा, बट एनर्जी डिमांड बढ़ती है, एसी डिमांड बढ़ती है। तो उनसे जुड़ा कंपनियां अगर आप देखिए, कूलिंग से जुड़ी हिताची जैसी कंपनियों ने ब्रेकआउट किया है। अभी हो ये रहा है कि स्पेसिफिक मूवमेंट आ रही है, यानी स्पेसिफिक जगहों पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर हिताची करेगा तो वोल्टास भी करेगा, फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी कर जाएगा या हैवेल्स भी कर जाएगा। सब नहीं कर रहे हैं, कोई एक दो कर रहा है। और इसीलिए जरूरी है कि इस टाइप की मार्केट्स में, अब जैसे एथर ने कर दिया, पर क्या बजाज ने कर दिया? बजाज नहीं कर रहा है। क्या एमएनएम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या टीवीएस कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो उनमें वो ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे, बट एथर में हो रहा है। तो मुद्दा यही है कि अब आपको ये जरूर अलग अलग बांट के देखने की हुनर सीखनी पड़ेगी, जिसको मैं रिपीट करता हूं कि चार्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहां पे वो ब्रेकआउट्स क्रिएट हो रहे हैं। यानी मार्केट किसके बिजनेस मॉडल को समझ रहा है कि इस आने वाली प्रॉब्लम से या आ चुकी प्रॉब्लम से उसका बिजनेस मॉडल डिस्टर्ब नहीं होगा, या उसका बिजनेस मॉडल इस चीजों से ज्यादा बेनिफिट उठाएगा। तो वहां पर मार्केट अब प्रीमियम देने की कोशिश कर रहा है। बाउंस बैक तो लगभग बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन बाउंस बैक एक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है। जो आप बहुत सारे स्टॉक देख रहे हैं 25-30% घटने के बाद एकाएक कोई 5% 4% बढ़ जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप बात करिए, जैसे आपने जो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनियां हैं, ओलेक्ट्रा या जेबीएम, उस टाइप की कंपनियों में आपने उछाल देखा, लेकिन वो एक प्रकार का ट्रेडिंग बाउंस बैक में भी होगा। लेकिन ऐसी कंपनियां जो फ्रेश ब्रेकआउट्स क्रिएट कर रही हैं उनकी स्थिति अलग है। तो ट्रेडिंग बाउंस बैक उन कंपनियों में मिल रहा है जो काफी गिरी हुई हैं और वहां से एक रिकवरी बन रही है। लेकिन उन स्टॉक्स में जहां पर फ्रेश चार्टिकली ब्रेकआउट्स क्रिएट हो रहे हैं वहां सस्टेनेबिलिटी होगी। सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप नीचे लिए और 5% या 8% स्टॉक बढ़ा और आप बेच पाए, क्योंकि वो मूवमेंट 1 से 2 दिन में ही आ जा रही है। सस्टेनेबिलिटी की जरूरत इसलिए क्योंकि आपने लिया, स्टॉक 2% गया, फिर 4% गया, फिर 8% गया, तो जाके आपने एक 12% बनाएगा। तो आपको सस्टेनेबिलिटी यानी लगातार कंटिन्यूएशन जो है किसी भी स्टॉक में चाहिए होता है जब आप उसके प्रॉफिट को इनकैश करना चाहेंगे। तो वो संभावनाएं आपको चाहिए होंगी। ऑर्डर बिन को भी देखना पड़ेगा। जैसे आज एलएनटी ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है मिडिल ईस्ट का, तो आज एलएनटी जो है पीछे नीचे से 3-4% तक पिछले 2-3 दिनों में खींचा है, एक लार्ज कैप कंपनी हो करके भी। तो आपको इस तरह से अब जो है बाजारों को देखना पड़ेगा। और ये लॉकडाउन वाली खबरें पर उतना ज्यादा शायद आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। चीजों को थोड़ा नॉर्मलाइज करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, आपकी दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं वो जरूर उम्मीद कर रहा हूं कि बढ़ेंगी, और वो बढ़ती हुई लग भी रही हैं। और आपकी ही नहीं, सभी की, आपकी, हमारी, जो भी इंडिया में रहते हैं, और इवन इंडिया में नहीं, जो बाहर रहते हैं, अमेरिका में, जो फिलीपींस में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई जो है रसिया में है, या इवन कोई अगर ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर भी तो वही सेम चीजें देखने को मिल रही है जिसकी मैंने चर्चा करी थी। तो ये अभी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, मगर मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट सोच रखता है। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि बाजार थोड़ा और डिफरेंट सोच के साथ आपको दिखाएगा। तो बहुत पैनिक एज ए ट्रेडर, एज ए निवेशक अब आपको करने की जरूरत शायद नहीं है, जब तक कि नई कुछ चीजें और जन्म ना ले ले। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।